नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। किसी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोग अक्सर अपने अपराध को जायज दिखाने के लिए उस पर बागबानी शुरू कर देते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तान ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को अपना प्रांत बताकर वहां कूटनीति के फूल खिलाना चाहता है, लेकिन भारत इस कूटनीति को कामयाब नहीं होने देगा। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने और उसका दर्जा बदलने की जो कोशिश की है वो भारत को मंजूर नहीं है। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी इस बारे में सवाल पूछे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का अभिन्न अंग है। इस टकराव का गहरा विश्लेषण आज हम करेंगे और गिलगित बाल्टिस्तान के इतिहास में जाकर आपको यह भी बताएंगे कि यह इलाका भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव का इतना बड़ा मुद्दा कब और कैसे बन गया और चीन को यह क्षेत्र एक पाकिस्तानी तोहफे जैसा क्यों लगता है। कल बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग है। राजनीतिक पार्टियों के बीच चल रहा दंगल मिड पॉइंट पर पहुंच चुका है। मैच एकदम बीच के बिंदु पर है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जोर लगाकर कुर्सी अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब कुर्सी किस दिशा में जाएगी, इसके पीछे कई समीकरण काम कर रहे हैं। इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज तक ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू में कोई अनबन नहीं है और उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो सीएम बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार को सुनिएगा। और आज आपके काम की खबर यह भी है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कई पॉजिटिव संकेत दिखाई दिए। ऑटो सेक्टर में तेजी आई है और जीएसटी कलेक्शन पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 10% से ज्यादा बढ़ गया है। देश और दुनिया के तमाम आर्थिक विशेषज्ञों की नजर इस पर है। तो शुरुआत पाकिस्तान की चाल से, जो पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान पर नई साजिश की है। इसे अपना 5वां सूबा बनाने की साजिश की तरफ पाकिस्तान ने एक कदम बढ़ा दिया है, लेकिन पाकिस्तान का यह कदम पीओके में पाकिस्तान के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि भारत ने दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। रक्षा मंत्री से मेरी सहयोगी श्वेता सिंह की इस बातचीत में बिहार चुनाव से लेकर पाकिस्तान और चीन तक सारे मुद्दों पर सवाल हुए और खासतौर पर चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए सीधी चेतावनी है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार में चुनाव है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक होकर आ जाते हैं बिहार में। इस समय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं और हम उनके साथ बैठकर उनके सामने तमाम सवाल रखेंगे। पहला सवाल तो राजनाथ जी मैं बिहार से ही जोड़कर आपसे पूछूंगी। आमतौर पर जब से 2014 खासकर हमने देखा है, लहर की बात हो जाती है, हवा की बात हो जाती है। इस बार क्या वो आपको अपने पक्ष में नजर आ रही है यहाँ या विरोध में? नहीं, इस समय जो चुनावी लहर है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए इसके साथ है। आपको नहीं लग रहा है कि 15 साल मुझे अब तक जो हमारी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं, सार्वजनिक सभाओं में जनता का मुख देखने के बाद मैं ही नहीं, कोई भी स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि एनडीए को वहां पर क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि 2/3 मेजॉरिटी भी हासिल हो सकती है। 15 साल का जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, जब उसकी तुलना लोग पिछले 15 साल से करते हैं, जिस तरह श्री लालू यादव मुख्यमंत्री थे वहां के, तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर लोग पहुंचते हैं कि सचमुच 15 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा काम किया है बिहार के विकास के लिए। चाहे सड़क का मामला हो, बिजली का हो, पानी का हो, पुल हो, पुलिया हो, मेडिकल कॉलेजेस बनाने का प्रश्न हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाने का प्रश्न हो, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी पहले के कंपैरिजन में बेहद इम्प्रूवमेंट वहां पर हुआ है। और विशेष रूप से जो 2014 के बाद देखा जाए तो बिहार के विकास में काफी तेजी आई है। उसके पहले का जो कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा, चाहते हुए भी जितना वो विकास करना चाहते थे नहीं कर पाए। कारण यह था केंद्र में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट को जितना सहयोग बिहार की सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि गैर कांग्रेसी सरकार थी, वह सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन 2014 में मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट केंद्र में बनने के बाद मोदी जी ने किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया, भले ही वहां पर गैर एनडीए सरकार क्यों न रही।
जितना अधिकतम सहायता उस राज्य के विकास के लिए मुहैया कराई जा सकती है, वह सहायता उन्होंने मुहैया कराई है। और उसका परिणाम बिहार में प्रत्यक्ष रूप से अब देखने को मिल रहा है। जनता उसे स्वीकार करती है। रोजगार का नारा जो दिया जा रहा है, क्या वो लुभावना है? क्योंकि तेजस्वी ने कहा 10 लाख, बीजेपी ने कहा 19 लाख उन्होंने रोजगार। कहा है तो हम उस सारे रोजगार के अवसर सृजित करेंगे और लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए की सबसे बड़ी पूंजी यही है कि जो हम कहते हैं वह करते हैं। पर आज बिहार की स्थिति ऐसी क्यों हो गई कि 46.4% रोजगार बेरोजगारी, और इस पर खुलकर प्रहार कर रहे हैं जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं? यानी उसके पहले बेरोजगारी का कितना बड़ा संकट था 15 वर्षों तक, लेकिन किसी न किसी हद तक बेरोजगारी के संकट से बिहार को निजात दिलाने के लिए नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट ने काम किया है, लेकिन बहुत और कुछ करने की जरूरत है। और इस बार अवसर प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट जो होगी वह इस बेरोजगारी की समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा 3.5 साल से ही मैं ठीक से काम कर पाया हूं नीतीश कुमार के साथ। कितना समय और कि बिहार की ये जो मूल समस्याएं हैं, क्योंकि अगर वो टैलेंट, वो प्रतिभाएं यहीं रह जाएं, अगर यहीं पर वो अवसर मिल जाएं, तो लोग तो चाहेंगे अपनी जड़ों के पास रहना आपके साथ। बिल्कुल चाहेंगे। कितना समय चाहिए होगा ऐसी ये परिवर्तन? समय तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन 3.5 वर्ष 4 वर्ष के अंदर जो कुछ भी काम हुआ है उसका एहसास तो बिहार की जनता को हो रहा है ना। ये 3.5-4 वर्षों में जहां पर कोई शायद 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में रहे होंगे, आज हर जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, हर जनपद में पॉलिटेक्निक्स खुल गए, 11-12 मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, एम्स खुल गए। यदि 3.5 वर्ष में इतना डेवलपमेंट हो सकता है, इतने सारे काम हो सकते हैं, तो 5-7 साल का समय यदि और मिल जाए हमारी यदि गवर्नमेंट को बिहार में सरकार चलाने का, तो स्वाभाविक रूप से जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे। चूंकि बिहार चुनावों में जो हमारे सरहदी मुद्दे हैं वो सब प्रवेश कर चुके हैं। राहुल गांधी ने एलएसी को लेकर बहुत कड़े आरोप आप लोगों पर एक बार फिर लगाए हैं यहाँ पर। राजनाथ जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसे क्या कहा जाए। मैं इस संबंध में कह चुका हूं उनको, यदि इसका खुलासा किया जाए तो मैं समझता हूं कि स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन वो देश हित में नहीं है कि मैं कुछ कहूं। लेकिन 1962 से लेकर 2013 तक क्या हुआ है, अब उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन इस बार हमारे सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश की सेना के जवानों ने भारत माता का मस्तक ऊंचा किया है। राजनाथ जी, माइनस में तापमान गिर चुका है उस पूरे क्षेत्र का, ऐसे में हमारे जवान वहां पर डटे हुए हैं। आप लोगों की बहुत कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। गतिरोध टूटेगा और क्या जल्दी टूट पाएगा? अब इस संबंध में मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन बातचीत का सिलसिला चल रहा है। कोर कमांडर लेवल पर भी बातचीत हो रही है, कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत का सिलसिला चल रहा है। अब इसका समाधान निकलना चाहिए, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इसका समाधान निकलेगा। लेकिन मैं देश की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम किसी भी सूरत में किसी भी ताकत को भारत की जमीन पर कब्जा करने की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे। यानी जो आरोप लगता है कि वो कितने किलोमीटर अंदर आ गए हैं, ये आपके हिसाब से निराधार है? ये बिल्कुल निराधार है। निराधार ही नहीं, बिल्कुल यह निराधार है। 62 से तुलना हमेशा हो जाती है। उस समय कैनवस के जूते, मैं सूती वर्दियां। मैं लॉजिस्टिक्स की आपसे बात पूछना चाहती हूँ राजनाथ जी। लोगों के जहन में आता है कि उस समय जो सूती वर्दियां और कैनवस के जूते पहनकर हमारे जवानों को लड़ना पड़ा था, इस बार हाथ मजबूत हैं, पूरी तरीके से उनके लिए सारी व्यवस्था, जो भी सेना के जवानों के लिए आवश्यक सुविधाएं हो सकती हैं वह सब सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। और मैं बराबर अपनी तीनों सर्विसेज के चीफ, मैंने आर्मी चीफ, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ, लगातार, और सीडीएफ, इन सब सारे लोगों से हमारी लगातार बातचीत पहले भी होती रही है। और इस समय की जो तैयारियां इन लोगों ने की हैं उसकी भी मुझे अच्छी तरह जानकारी है कि जो भी आवश्यक सुविधाएं जवानों के लिए चाहिए वो सारी आवश्यक सुविधाएं उनको मुहैया कराई गई।
चीन सीमा से हटकर पाकिस्तान सीमा का सवाल और है। देखिए, मैं एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे जो सेना के जवान हैं, सचमुच उनका हौसला इस समय बहुत ही बुलंद है। लड़ाई केवल संसाधनों से नहीं लड़ी जाती। लड़ाई यदि लड़ी जाती है तो हौसले से लड़ी जाती है, और हमारे जवानों का हौसला बुलंद है। क्योंकि स्वयं भी मैं LAC पर गया हूं, जवानों से मिला हूं, और जो घटना गलवान की हुई थी उसके बाद मैं गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके पहले गए थे। सचमुच उस समय भी जवानों से मिलकर उनके हौसले को देखने के बाद मेरा हौसला बहुत ही बुलंद हुआ है, और मेरा विश्वास ये पक्का हुआ है कि भारत की 1 इंच भूमि पर भी कोई कब्जा करने की जरूरत नहीं कर सकता है। क्योंकि चीन की तरफ से खुद कहा गया कि जो उन्होंने शिकायत की कि भारतीय जवान भीतर घुस आए, और हमारे देश की राजनीति में ये कहा जा रहा है कि अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहूंगा जी, क्योंकि कुछ कूटनीतिक मर्यादाएं भी होती हैं। उन कूटनीतिक मर्यादाओं का हमको पालन करना पड़ता है। पाकिस्तान से लगती सीमा पर अब मैं आती हूँ राजनाथ जी, क्योंकि वहां पर गिलगिट बल्टिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल इलाका घोषित अगर पाकिस्तान करता है तो बस इतना ही मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को इन हरकतों से बाज आना चाहिए, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान जो जैसा था उसको उसी रूप में रहने दे। उसमें किसी भी प्रकार की हेरफेर वो करेंगे तो ये हमको स्वीकार्य नहीं है। क्या 370 हटने से अभी तक वो छटपटाहट खत्म नहीं हुई है पाकिस्तान की? धारा 370 समाप्त होने से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान परेशान तो हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियों का भी जहां तक सवाल है, पहले के कंपैरिजन में बहुत ही गिरावट आई है। बल्कि धारा 370 जम्मू कश्मीर के समाप्त होने के बाद पाकिस्तान में और उनके आतंकवादियों में भी हताशा जो है बढ़ी है। ये जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को खासकर टारगेट किया जा रहा है कश्मीर में, ये किस कारण? अब देखिए, ये मैं मानता हूं कि पाकिस्तान और आतंकवादी इन दोनों के हताशा का ही ये परिणाम है। लेकिन यह सिलसिला अब लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। आतंकवाद का सफाया होकर रहेगा, हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती है। पहले के कंपैरिजन में आतंकवादी घटनाओं में जो कमी आई है, और हम तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर की धरती से पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएगा। पिछले 1 साल में आतंकवादी गतियां जो भी होती हैं सब पाक स्पॉन्सर्ड हैं, पाकिस्तान के द्वारा ही होती हैं। अब इसका खुलासा भी अब हो चुका है। स्वयं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उनके मंत्री ने खड़े होकर इस बात को स्वीकार किया है कि फरवरी 2019 में जो हमारे CRPF के 40 जवान मारे गए थे, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है कि अभिनंदन की रिहाई होनी चाहिए, नहीं तो भारत अटैक कर देगा। यह दहशत पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो समाई हुई थी, इस बात का भी पाकिस्तान नेशनल असेंबली में खुलासा हुआ है। पर क्या ये सच है कि क्या सचमुच में 9 बजे भारत अटैक कर देता अगर अभिनंदन को नहीं लौटाया? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि क्या भारत कर देता, लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने सचमुच जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री की नीयत के ऊपर और जो घटना हुई थी उस समय जो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इसका खुलासा हो जाने के बाद में बोलना तो चाहिए जो उस समय उन्होंने कहा था वो सच था कि गलत था, क्या था, या कम से कम उसके लिए खेद तो व्यक्त करना चाहिए, हमसे यह गलती हुई है। और मैं यह भी मानता हूं कि देश के ऊपर कोई संकट आता है अथवा देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती यदि खड़ी होती है, तो सारे देश को सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर। लेकिन पता नहीं यह बात हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझ में नहीं आ रही है। जो पुलवामा का जिक्र करते हुए जो एक बात कही थी, वो हर हिंदुस्तानी को चुभी कि चूंकि हत्या थी, ये हत्या थी एक देश की तरफ से, उसमें घर में घुसकर मारा जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, इसे मैं दूसरे संदर्भ में लेना चाहूंगी राजनाथ जी, कि वो कश्मीर के युवाओं को बरगलाना, भड़काना। अब हम एक सेना की स्ट्रैटेजी नहीं देख रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि युवा सरेंडर करें। कश्मीर के जो अगर आतंकियों को घेरा जाता है तो पूरी ये कोशिश कर दी जाती है कि अगर स्थानीय है
जो कि आतंक के रास्ते पर चल निकले तो वो सरेंडर करें। क्या ये एक नीति है, क्या एक सॉफ्ट अप्रोच हम माने? हम देखिए, 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनी थी, उस समय मैं गृह मंत्री था। उस समय से ही यह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया था कि जहां तक हो सके हम लोगों को सरेंडर करने के लिए ही जो प्रेरित करें, और यह सिलसिला अब भी चल रहा है उसी समय से। अब जो सरेंडर नहीं करेगा, और स्वाभाविक रूप से वो तो सेना के हमारे अथवा सीआरपीएफ के अथवा जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर तो होगा ही। और सबसे बेहतर स्थिति यह है कि 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो अथवा इंटेलिजेंस हो, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा रहा है कि हमें आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। लेकिन अब भी वो चुनौती है, लेकिन विजय हम प्राप्त करेंगे, पूरी तरह से आश्वस्त हैं। क्या पाकिस्तान की तरफ से ये कबूलनामा देख रहे हैं आप पुलवामा पर जो कहा गया? क्या एफएटीएफ जैसी संस्था के सामने इस तरह की चीज पाकिस्तान को और ब्लैकलिस्ट की तरफ खींच सकती है? बिल्कुल करना ही चाहिए। एफएटीएफ को जो है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना ही चाहिए। अब इस स्वीकारोक्ति के बाद अब तो कुछ शेष नहीं बचा है। और मैं इतना ही नहीं, उसको तो एफएटीएफ को जो है ब्लैकलिस्ट करना ही चाहिए। और मैं यह मानता हूं कि सारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े होना चाहिए। वहां पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को और खासकर जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया है। हम ये समझ सकते हैं कि हर एक को इंडिविजुअल सुरक्षा नहीं प्रदान वहां पर की जा सकती है, पर उनके मन में जो डर है, 1 साल से मैंने देखा वहां पर बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो निर्दलीय भी लड़ रहे हैं और सरपंच बन रहे हैं। बहुत से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन सबके मन में एक डर था। क्या उन्हें कोई आश्वासन दे पाएंगे आप? अरे आपने देखा कुछ ऐसे भी बहादुर भी हमारे पार्टी के लोग कश्मीर के अंदर हैं जिन्होंने चुनौती दी है। कल ही आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा, मैं नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, वो हमारी पार्टी के शायद उपाध्यक्ष हैं या क्या है, उन्होंने चुनौती दी है। ऐसा नहीं है, उनके हौसले भी बुलंद हैं। आखिरी सवाल में, और सारी विपरीत परिस्थितियों के रहने के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता यदि वो स्वीकार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ये वह काम कर रहे हैं, तो एक जोखिम भरा यह काम है, यह जानते हुए भी उनके द्वारा जो यह फैसला किया गया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए। आखिरी सवाल में वापस बिहार की तरफ आती हूँ, क्योंकि प्रचार के ही रास्ते पर आप यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें, आपके विरोधी भी कुछ अंदर संकेत आ जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी आज ये सोच रही है कि नीतीश कुमार के साथ रहना सही फैसला है? क्या सचमुच में कहीं पे अंदर संशय है कि नहीं होते तो आसानी से? इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यह हमारा वेल कंसीडर्ड, एक सुविचारित यह फैसला है और हमने बहुत ही सोच समझकर नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन का नेता स्वीकार किया है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ये खास मुलाकात। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना। बिहार चुनाव की कैंपेनिंग के बीच जब राजनाथ सिंह ने आज तक से बात की तो गिलगित बाल्टिस्तान पर भारत का रुख उन्होंने साफ किया। पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को अपना नया राज्य बना रहा। गिलगित बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान की करतूत पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके में कोई हेरफेर स्वीकार नहीं है। राजनाथ ने कहा कि पाकिस्तान का कोई फैसला भारत को मंजूर नहीं है। भारत गिलगित बाल्टिस्तान में कोई बदलाव मंजूर नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती है किसी भी सूरत में। गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान आखिर ऐसी चालें क्यों चल रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको इस इलाके के बारे में बताते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। इस पर 1947 में पाकिस्तान ने हमला करके अवैध कब्जा किया था। 73,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। इसके उत्तर में चीन और अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और पूरब में भारत है। इसकी सीमाएं उत्तर पूर्व में चीन के शिनजियांग प्रांत से जुड़ती हैं।
अपने इसी भूगोल की वजह से यह इलाका भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद अहम हो जाता है। अफगानिस्तान और चीन का बॉर्डर होने से यह इलाका रणनीतिक रूप से अहम है। इस इलाके से होकर ही पाकिस्तान के अंदर चीन का आर्थिक कॉरिडोर जाता है। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा किया था, इसलिए कभी इसका राजनीतिक और कानूनी स्टेटस क्लियर नहीं किया। 1947 में अवैध कब्जे के करीब 23 साल के बाद गिलगित बाल्टिस्तान के लिए पाकिस्तान ने अलग प्रशासन बनाया और 62 साल के बाद 2009 में इसे सीमित स्वायत्तता दी। गिलगित बाल्टिस्तान में कहने के लिए अलग विधानसभा है, अलग मुख्यमंत्री होता है, लेकिन असली पार इस्लामाबाद में ही होती है। वहां से ही गिलगित बाल्टिस्तान को चलाने वाले सिलेक्ट किए जाते हैं और इसमें पाकिस्तानी सेना के जनरलों की ही बात चलती है। पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे हैं और पाकिस्तान का संविधान भी गिलगित बाल्टिस्तान या पीओके को पाकिस्तान में मिलाने की इजाजत नहीं देता। इसके बावजूद अगर इमरान खान और जनरल बाजवा अचानक गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम सूबा बनाने का स्टंट कर रहे हैं तो इसके पीछे कई सारी वजह। इसकी पहली वजह है गिलगित बाल्टिस्तान में इसी नवंबर में स्थानीय चुनाव होने वाले। दूसरी वजह है गिलगित बाल्टिस्तान समेत पीओके की आवाज दबाने की कोशिश है। तीसरी वजह इमरान सरकार और पाकिस्तानी फौज पर उठे सवालों से बचने की कोशिश है। चौथी वजह इमरान खान और जनरल बाजवा की लड़खड़ाती कुर्सी को संभालने की कोशिश है। पांचवी वजह गिलगित बाल्टिस्तान के स्टेटस को लेकर चीन की तरफ से आने वाला दबाव। गिलगित बाल्टिस्तान पर फैसले की एक बड़ी वजह चीन हो सकता है। चीन ने इस इलाके में अरबों डॉलर लगाए, लेकिन भारत के कड़े रवैये से चीन अपने इस निवेश पर परेशान है। इसीलिए वो पाकिस्तान से गिलगित बाल्टिस्तान का स्टेटस क्लियर करने को कह रहा है और बहुत मुमकिन है कि चीन के दबाव में ही इमरान खान और बाजवा ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का अंतरिम सूबा बनाने का ऐलान किया। ऐसा करके पाकिस्तान इस इलाके को चीन को बेचने की पूरी तैयारी कर चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल वोटिंग होगी। 94 सीटों के 2,86,00,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बीजेपी ने दूसरे राउंड के लिए 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आरजेडी ने 56 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 2015 में महागठबंधन ने 94 में से 70 सीटें जीती थी, लेकिन अब गठबंधन बदल चुका है। नए समीकरण में चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया। जहां तेजस्वी के सामने अपनी ही सीटों को बचाने की चुनौती है, वहीं जेडीयू के साथ एनडीए सेंध लगाने की कोशिश में है। 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में। जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। हम तो ठेठ बिहारी सब पर भारी। हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। मिथिलांचल को केवल अंगूठा दिखाने का काम किया डबल इंजन की सरकार ने। बिहार के चुनावी शोर में सियासी पार्टियों के बीच चल रहा दंगल मिड पॉइंट पर पहुंच गया है। मैच एकदम बीच के बिंदु पर है और तेजस्वी और नीतीश जोर लगाकर कुर्सी अपनी तरफ खींच रहे हैं। कल बिहार में दूसरे दौर के वोट डाले जाएंगे। 2,86,00,000 मतदाता 1,664 उम्मीदवारों की किस्मत को लॉक करेंगे। लालू के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप का चुनावी भविष्य तय होना है। तेजस्वी राधोपुर से तो तेज प्रताप हसनपुर से मैदान में उतरे हैं। पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के दावे के साथ मैदान में उतरे तेजस्वी नीतीश की विदाई को लेकर आश्वस्त हैं। सीधे हम बात पूछने आए हैं कि नीतीश जी का विदाई तय है ना? दोनों हाथ उठा के बताइए, नीतीश जी का विदाई तय है ना? जब तय है तो हमने भी फैसला किया है कि मुख्यमंत्री रहते पहला कदम अगर मेरा चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में। कल की वोटिंग में कई वीवीआईपी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। लालू के समधी चंद्रिका राय जेडीयू की टिकट पर परसा से उम्मीदवार हैं।
परिवार के बीच मचे घमासान की वजह से इस बार चंद्रिका राय जेडीयू से उम्मीदवार है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर सबकी नजर है, जहां बीजेपी के नितिन नवीन से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा और खुद को सीएम उम्मीदवार बताने वाली प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी से सीधा मुकाबला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की बेटी सुभाषिनी मधेपुरा के बिहारीगंज से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरी है। इस चरण में 4 मंत्रियों पटना साहिब से नंदकिशोर यादव, मधुबनी से राणा रणधीर सिंह, नालंदा से श्रवण कुमार और हथुआ से राम सेवक सिंह के भाग्य का फैसला होगा। सियासी गणित के लिहाज से दूसरे चरण की वोटिंग कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। इस चरण में 17 जिले गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, छपरा, वैशाली, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर और खगड़िया की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। आज जब पहली बार हम लोगों ने न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। महागठबंधन के कोटे से आरजेडी के 56 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के कोटे से 24 उम्मीदवार और लेफ्ट के 14 उम्मीदवार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं एनडीए की तरफ से बीजेपी ने 46, जेडीयू 43 और वीआईपी पार्टी के 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इस चुनाव में 27 सीटों पर बीजेपी के साथ आरजेडी का सीधा मुकाबला है। 25 सीटों पर जेडीयू के साथ आरजेडी की आमने सामने की लड़ाई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 12 सीटों पर सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। जेडीयू और कांग्रेस के बीच 12 सीटों पर आमने सामने का संग्राम होगा। 5 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की आरजेडी से टक्कर देखने को मिलेगी। दूसरे चरण के चुनाव के बाद ही तस्वीर कुछ साफ हो पाएगी कि आखिर बिहार चुनाव के रण में बाजी कौन मारेगा, एनडीए या फिर महागठबंधन। एक तरफ जहां तेजस्वी ने दूसरे चरण के लिए दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया है, वहीं दूसरी तरफ मध्य बिहार, तिरहुत और मिथिलांचल का ये पूरा इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी की कोशिश होगी कि दूसरे चरण में वो एक बार फिर से यहाँ अच्छा प्रदर्शन करे। दूसरे चरण की 94 सीटों में पिछले चुनाव में करीब 1/3 सीटों पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी। 2015 में लालू, नीतीश और कांग्रेस एक साथ थे। चुनावी परिणाम बिल्कुल एक तरफा थे। आरजेडी के 33, जेडीयू के 30 और कांग्रेस के 7 विधायक जीते, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 22 सीटें गई। लेकिन इस बार चुनावी समीकरण बदल गया है। अब बीजेपी और जेडीयू एक साथ है। यही वजह है कि इस बार टक्कर ज्यादा रोचक है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के दूसरे चरण के चुनाव में 94 सीटों पर जातीय समीकरण का बेहद अहम रोल है। कई सीटों पर मुस्लिम यादव वोटरों का दबदबा है, इसलिए तेजस्वी यादव दूसरे चरण के मतदान में भारी जीत की उम्मीद बांधे बैठे। हालांकि एनडीए भी इन इलाकों में कमजोर स्थिति में नहीं है। खासकर नए समीकरण के बाद बड़ी संख्या में अगड़ी जाति और अति पिछड़ों के वोट पर एनडीए की नजर है। दूसरे दौर की 94 सीटों के गणित को 2015 के वोट प्रतिशत और सीटों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। 2015 के वोट प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी ने 25.8% वोट पाए थे और 20 सीटें जीती थी। जेडीयू ने 17.3% वोटों के साथ 30 सीटें जीती थी और हम पार्टी को 2.07% वोट मिले थे। लेकिन तब गठबंधन और समीकरण अलग थे। अब पिक्चर बदल चुकी है। 2015 के वोट प्रतिशत को अगर आज के गठबंधन की कसौटी पर देखें तो एनडीए का कुल वोट शेयर 45.24% होता और इसे सीटों में तब्दील करें तो दूसरे दौर की 94 सीटों में से 50 सीटों पर एनडीए का दबदबा होता। 94 सीटों पर 2015 के वोट शेयर के मुताबिक महागठबंधन के वोट प्रतिशत को देखें तो आरजेडी को 20.34
और कांग्रेस को 4.86% वोट मिले थे। सीपीआई को 1.65, सीपीएम को 1.06 और सीपीआई माले को 2.07% वोट मिले थे, जिन्हें मिलाकर 29.08% वोट शेयर होता है। इसे सीटों में बदलें तो 94 में से 41 सीटें होती। हालांकि 6.68% वोटों के साथ एलजेपी को 2 सीटें मिली थी। एलजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान ने 52 उम्मीदवार उतारे। 2015 के लेंस से देखें तो एनडीए और महागठबंधन के बीच करीब 15% वोटों का अंतर है। ऐसे में एनडीए अगर अपने वोट प्रतिशत को बचाए रखने में कामयाब रहता है तो सीटों में बड़ा फेरबदल हो सकता है। तेजस्वी यादव अगर वोट के अंतर को खत्म करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी सीटों को भी बचाए रखने में सफल रह सकते हैं। वैसे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जोर लगाकर कुर्सी को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब कुर्सी किस दिशा में जाएगी, इसके पीछे कई सारे समीकरण काम कर रहे हैं। आज तक ने आज नीतीश कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू में कोई अनबन नहीं है और उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो सीएम बनना चाहते हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि जनता का विश्वास आपको प्राप्त हो रहा है, आपको लगता है जनता के रुख से कि क्या लगता है कि इस बार चौथी बार भी आपको? हम तो जनता के सेवक हैं, हमको इन सब चीजों पर कभी कुछ रहता है। आज तक इतना दिन चुनाव होता है तो वो तो चुनाव के बीच में लोगों के बीच जाना चाहिए, अपनी बात कहते हैं, लेकिन कहीं से मेरे मन में कोई बात नहीं रहती और लोगों को भी देखते हैं, सब लोग बात सुनते हैं, ताली बजाते हैं, रिस्पांस है, सब कुछ तो ठीक ही है, पहले जैसा ही है। मतलब 3 चुनाव जो कोई हमको कोई फर्क नहीं दिखता है। तो बहुत सारे लोगों ने अपना रोजगार भी खोया, जो बाहर लोग रहते थे बिहार के बाहर, अब उसमें बहुत सारे लोग अभी भी बिहार में हैं, कुछ ही लोग बाहर गए हैं, उनको काम मिला है। तो ये एक परिस्थिति ऐसी बन गई कि रोजगार 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 रोजगार, बेरोजगारी हर साल हर मैनिफेस्टो में, पहले के मैनिफेस्टो में रहा करता था कि इस बार ये क्यों ज्यादा है, क्या कोरोना का? ये सब लोग बोल रहे हैं जी, एकदम बिल्कुल ही फालतू बात है। यहाँ पर जितने लोगों को जो बाहर से आए हैं और कितना बढ़िया कि हमने जाकर के फिजिकली देखा कि किस तरह से काम लोग कर रहे हैं, अनेक जगहों पर, अनेक जिलों में काम मिला है, लोग काम कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, सबको सहायता दी जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डीएम को दे दिया गया है और कहा गया कि एक एक जगह काम हुई, बहुत लोग काम कर रहे हैं। नौकरी का मसला आया है, आप सरकार में है, नौकरी तो मैं बता कह रहे हैं कि आप सरकार में है, 10 लाख नौकरी देना संभव है राज्य सरकार? फालतू बात है ये। आप 10 लाख का पोस्ट है, 10 लाख का पोस्ट है, कहां से पोस्ट क्रिएट करिएगा? पहला कैबिनेट का पहला साइन नहीं, क्या करिए, है अधिकार, कर दीजिएगा। इससे बढ़कर के गलत बात लोग बोल रहे हैं, जो लीगल बात है ही नहीं, एकदम उसका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है। सरकारी नौकरी, आप बताइए, हम लोग सरकारी सेवा खाली रहने दे रहे हैं, इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं। बजट क्या था इन लोगों का बताइए तो? 24,000 करोड़ से भी कम बजट था, 2,11,000 करोड़ बजट है। लोगों का तनख्वाह नहीं मिलता था, सबका तनख्वाह मिलता है। एक सवाल ये कहना चाहेंगे कि 2013 से पहले जो बीजेपी के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन था, जो ट्यूनिंग थी, वो इस बार लगता है कहीं ना कहीं कुछ, जिस तरह की कुछ घटनाएं सामने आ रही है, आपको लगता है कि तालमेल उसी तरह का है या बेहतर हुआ है दोनों के बीच में? हम लोगों का बीजेपी? हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। आप जरा बताइए तो, वही लोग ना मेरे बारे में बोल रहे हैं। हम कहे हैं कि हमको कहिए कि हम प्रधानमंत्री, हम किसी प्रधानमंत्री जी को या उनके पार्टी के नेता को, किसी से हमारी बात हुई है कि आप हम ही को बनाइए? हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो इन सब चीजों के बारे में सोचते भी नहीं। तो उन्हीं लोगों की तरफ से कहा, बार बार ये भी कहना कि कम सीट भी आएगा तब भी बनाएंगे। ये क्या मुख्यमंत्री, क्या आएगा नहीं आएगा, ये तो मीडिया के लोग पूछते हैं, लोग जवाब देते हैं। हम कहने गए हैं, हम कुछ कहने गए हैं कि हमको बनाइए? हमने तो कभी कुछ नहीं कहा और हमारा कोई संबंध में कोई दिक्कत नहीं। और बिहार चुनाव के बाद अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की भी, जहां वोटिंग में अब सिर्फ एक दिन रह गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोकने के लिए जो बाइडेन मैदान में है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं और जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और आपको आसान भाषा में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी।
आखिरकार उस दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है जिसका इंतजार न सिर्फ अमेरिका को है बल्कि पूरी दुनिया को है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 3 नवंबर को हो रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी से 74 साल के डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पारी के लिए मैदान में है, तो उन्हें चुनौती दे रहे डेमोक्रेट 78 साल के जो बिडेन अगर चुनाव जीत गए तो अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने का खिताब हासिल करेंगे। अमेरिका में जीतने के लिए लड़ाई इलेक्टोरल कॉलेज का बहुमत अपने नाम करने की होती है। ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है और इसका गणित क्या है, इसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस बार वोटिंग के नतीजे जानने के लिए आपको कुछ दिन या फिर कुछ हफ्तों तक इंतजार करना पड़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में वोटिंग डे से पहले पोस्टल बैलेट से वोटिंग की भी व्यवस्था है। इसके नियम अमेरिकी राज्यों में अलग अलग है। हर राष्ट्रपति चुनाव में पोस्टल बैलेट से वोट पड़ते रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के साए में हर चुनाव में लगभग 60 मिलियन यानी 6 करोड़ पोस्टल वोटिंग हो चुकी है। 2016 के चुनाव में वोटिंग के बाद रुझानों के आते ही आधी रात को ही डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच दे दी थी, लेकिन इस बार नतीजों के लिए लंबे इंतजार की संभावनाओं के बाद पोस्टल बैलेट की व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कानूनी लड़ाई का संकेत दिया है। And I think it's terrible when we can't know the results of an election the night of the election in a modern day age of computer. I think it's a terrible thing, and I happen to think it was a terrible decision for our country made by the Supreme Court.